निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों का मैं आनंद कुमार सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं जिस विषय के विषय में बहुत कम लोग यहां से अपनी बात उठाते हैं और आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है गौर साम्राज्य का उदय। वो है गौर साम्राज्य का उदय। अब ये गौर क्या है और ये कहां पर स्थित था, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो राज्य है इसे गजनी राज्य के नाम से जाना जाता है और इधर ये है आपका ख्वारिज्म। गजनी और ख्वारिज्म के बीच में लगभग ये दांत के आकार का गजनी और ख्वारिज्म के बीच में दांत के आकार का एक राज्य विद्यमान था और इस राज्य को गौर के नाम से जाना गया। तो ये तो हुई इसकी स्थिति। गजनी और ख्वारिज्म के बीच में दांत की शक्ल वाला एक खाली क्षेत्र विद्यमान था। इस क्षेत्र को गौर के नाम से जाना गया। महमूद हम बात करते हैं एक ऐसे शासक की जिस शासक ने भारत में 17 बार आक्रमण किए। हाँ दोस्तों, वह शासक महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसने अपने आक्रमण के दौरान इसने भारत से गैर इस्लामिक लोगों को बंदी बनाया और इसके द्वारा बंदी बनाए गए लोगों में हिंदू और बौद्ध धर्मानुयायी शामिल थे। तो हिंदू और बौद्ध जो इसके द्वारा बंदी बनाए गए उन लोगों को ये अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लेकर के गया और गजनी में इसने हिंदू और बौद्ध लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें हिंदू और बौद्ध से इस्लाम धर्म का अनुयायी बना दिया, अर्थात मुसलमान बना दिया। ठीक है। इसके बाद और ये जो भारतीय मूल के हिंदू और बौद्ध थे इन्हें सुनसान पड़े हुए इस खाली क्षेत्र गौर क्षेत्र में टिका दिया और गौर में रहने वाले लोग मूलतः भारतीय मूल के हिंदू और बौद्ध थे। तो ये जो गजनी है और इधर ख्वारिज्म है, गजनी और ख्वारिज्म इन दोनों राज्यों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। गजनी और ख्वारिज्म के बीच चल रहे लगातार संघर्षों के कारण न सिर्फ गजनी की स्थिति कमजोर हुई बल्कि ख्वारिज्म की स्थिति भी कमजोर हो गई। तो गजनी और ख्वारिज्म के लगातार संघर्षों के कारण जब इनकी स्थिति कमजोर हो गई तो गौर के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि जब दो लोग आपस में संघर्ष करते हैं तो उसका वास्तविक फायदा किसी थर्ड पर्सन को मिलता है, किसी तीसरे व्यक्ति को मिलता है। तो जब गजनी और ख्वारिज्म इन दोनों की स्थिति कमजोर हो गई तो उसका लाभ मिला गौर के निवासियों को। ये जो गौर हैं, गौर में भारतीय मूल का एक व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से शासक के समान व्यवहार करने लगा और उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन साम। उसका नाम था मोहम्मद बिन साम। ये जो मोहम्मद बिन साम है इसने अपने राज्य की घोषणा नहीं की, अपने शासक पद की घोषणा नहीं की, लेकिन इसने शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
इसने शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया मोहम्मद बिन साम की मृत्यु के बाद। मोहम्मद बिन साम की मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र, बड़े पुत्र का नाम है गयासुद्दीन मुहम्मद, गयासुद्दीन मुहम्मद, और छोटे पुत्र का नाम है शिहाबुद्दीन मुहम्मद। छोटे पुत्र का नाम है शिहाबुद्दीन मुहम्मद। तो जब मोहम्मद बिन साम का इंतकाल हो गया, यहां पर इस्लाम धर्म में जिस एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाती है, इस्लाम धर्म में पर्दा का तात्पर्य मृत्यु होती है। अगर किसी को यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पर्दा नसीं हो गया, तो इसका तात्पर्य है कि अमुक व्यक्ति का इंतकाल हो गया, अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पर्दा का तात्पर्य जो मुंह में डाला जाता है वो नहीं। तो जब मोहम्मद बिन साम की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद बिन साम की मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र गयासुद्दीन मुहम्मद ने गौर को केंद्र मान करके, किसको? गौर को केंद्र मान करके अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की और गौर का प्रतीक गोरी शब्द अपने नाम के साथ जोड़ा और गौर का प्रतीक शब्द गोरी अपने नाम के साथ जोड़ा। गयासुद्दीन मुहम्मद ने गौर के अलावा गजनी को भी जीत लिया। देखिए, गयासुद्दीन मुहम्मद ने गजनी को भी जीत लिया और अब ये गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी के नाम से जाना गया। किसके नाम से? गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी के नाम से जाना गया। तो ये जो गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी है, इसने गौर और गजनी का बंटवारा कर दिया। देखिए, हमने देखा है कि लोग राज्य के लिए अपने पिता, भाई और अपने पुत्र की भी हत्या कर देते हैं, लेकिन यहां पर इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिला। गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी ने गजनी और गौर का आधे से बंटवारा कर दिया। ऊपरी भाग का शासक गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी बना, जबकि निचले भाग का शासक इसने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को बनाया। नीचे के भाग का शासक इसने किसको बनाया? शिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को बनाया। और यही जो शिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी है, ये भारतीय इतिहास में मुहम्मद गोरी के नाम से जाना गया। अब देखिए, ये जो मुहम्मद गोरी है, इसने भारतवर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने भारतवर्ष में क्या क्या किया, आइए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो मुहम्मद गोरी है, मुहम्मद गोरी का तात्पर्य शिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी। ये जो मुहम्मद गोरी है, इसी ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाला, देवी लक्ष्मी की आकृति वाला चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया। दूसरी बात, ये जो मुहम्मद गोरी है, ये भारत में गोमल दर्रे के मार्ग से आया। गोमल दर्रे के मार्ग से आया।
किस मार्ग से आया? गोमल दर्रे के मार्ग से आया। देखिए यहां पर एक प्रश्न सिविल में एक बार पूछा गया था कि किस दर्रे का नामकरण एक नदी के नाम पर किया गया। सिविल में एक प्रश्न यहां से पूछा गया था कि किस दर्रे का नामकरण एक नदी के नाम पर किया गया, तो वो दर्रा और कोई नहीं बल्कि गोमल दर्रा है। इस दर्रे का नामकरण गोमल नदी के नाम पर किया गया। और ये जो गोमल नदी है ये वास्तव में ऋग्वैदिक गोमती नदी है। ऋग्वेद में जिस गोमती नदी के नाम का उल्लेख किया गया है तो अफगानिस्तान में बहने वाली यह आधुनिक समय की गोमल नदी है। और इस नदी के किनारे जिस जो दर्रा है वो गोमल दर्रे के नाम से जाना गया। अर्थात मोहम्मद गोरी भारत में गोमल दर्रे के मार्ग से आया। देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में भारत के सीमांत क्षेत्र पर किया। सीमांत क्षेत्र पर किया। सीमांत क्षेत्र को सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष की सीमा से लगे हुए बाहरी क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारत के सीमांत क्षेत्र पर किया, जिसमें ये सफल रहा। और जब कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष में सफल होता है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का मनोबल काफी बढ़ जाता है। यहां पर मोहम्मद गोरी की सफलता ने उसे भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसने मोहम्मद गोरी ने भारत पर द्वितीय आक्रमण, मोहम्मद गोरी ने भारत पर द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात और पंजाब के शासक भीम द्वितीय पर किया। भीम द्वितीय पर किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात और पंजाब के शासक जिसका नाम है भीम द्वितीय पर किया, जिसमें इसे बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा और यह वापस गजनी चला गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी हिम्मत नहीं हारा और पहले वो पूर्व की ओर से आक्रमण करता था, अब इसने उत्तर पूर्व के कोने से इसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। अर्थात जो
गुजरात और पंजाब का क्षेत्र है उसको छोड़ करके ये उत्तर पूर्व के मार्ग से इसने आक्रमण करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे इसने लाहौर समेत एक विस्तृत भूभाग जीत लिया। और अब इसकी साम्राज्य सीमाएं इस समय के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी, कि साम्राज्य सीमा से टकराने लगी और इन दोनों शासकों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया और इन दोनों शासकों के बीच लड़ा गया युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और दिल्ली तथा अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी। किसकी? राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी और इसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, के बीच हुआ। सोचिए, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो देखिए, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और जब मोहम्मद गोरी पराजित हुआ तो ये यहां से पराजित होकर के वापस अपने देश अर्थात गजनी चला गया। इसके बाद यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है। हाँ, एक चीज मैं और बताऊं आपको, यूपीपीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी के साथ किसका युद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चतुर्थ, ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है और जिसने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी, के साथ हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा तथा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। इसमें जो अगली महत्वपूर्ण बात है, 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और ये जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो इन्होंने
अजमेर की सुखद जलवायु को देखकर, तो इन्होंने अजमेर की सुखद जलवायु को देखकर यहां पर निवास करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने यहां पर अपनी खानकाह बनाई। और खानकाह बनाकर, खानकाह का तात्पर्य हिंदू धर्म के आधार पर संतों के रहने का स्थान, जिसे कुटिया बोला जाता है। तो ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने खानकाह बनाकर रहना प्रारंभ किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुल गुरु बाबा रामदेव को, पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुल गुरु बाबा रामदेव को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा। पृथ्वीराज चौहान के कुल गुरु बाबा रामदेव पराजित हुए और वे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए। यहां पर एक तथ्य और आगे जोड़ देता हूं। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि? सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गोरी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद अर्थात 1192 ईस्वी में सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो यहां पर जो तथ्य है, प्रश्न पूछा जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए। अगर कब पूछता है तो वर्ष आप बताएंगे 1191 ईस्वी में। किसके साथ भारत आए? तो मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए। इसके बाद आगे देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इसमें मोहम्मद गोरी की सेना के साथ उनका गुलाम, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहली बार भारत आया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से और इनके साथ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई भी शामिल थे। तो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों की मिलीजुली सेना या मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई बंदी बना लिए गए और कालांतर में इन्हें मार डाला गया। इस तरीके से ये युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद
तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद इसने भारत का उपराज्यपाल कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। भारत का उपराज्यपाल कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया तथा भारत का संपूर्ण क्षेत्र ऐबक के अधीन करके वो आराम से गजनी में शासन कार्य संचालित करने लगा। आगे के संपूर्ण युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लड़े गए। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद का जो अगला युद्ध हुआ वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये है 1194 ईस्वी में। देखिए, इसमें कन्नौज के गहरवार वंशी शासक जयचंद्र, कन्नौज के गहरवार वंशी शासक जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्यों आमंत्रित किया था? क्योंकि पूर्व में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके क्योंकि पूर्व में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे अपना विवाह कर लिया था। इस कारण जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता मानता था। इसने मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। जब इसने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, कोई बात नहीं, लेकिन इसने साथ में यह भी कहा कि जब तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे मैं तुम्हारा पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसने मोहम्मद गोरी का साथ नहीं दिया। इस बात से नाखुश कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद्र पर आक्रमण कर दिया। जयचंद्र पर इसने आक्रमण किया। 1194 ईस्वी में ऐबक द्वारा जयचंद्र मारा गया। ऐबक के द्वारा जयचंद्र मारा गया।
1194 ईस्वी में ऐबक के द्वारा जयचंद्र मारा गया। ठीक है, आज जब जयचंद्र मारा गया तो ऐबक का कन्नौज पर अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। परंतु ऐबक को जयचंद्र की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, जयचंद्र की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी संपत्ति गंगा जी के तट पर असनी के किले में असनी के किले में छिपा रखी थी। असनी के किले में छिपा रखी थी, असनी के किले में छिपा रखी थी। (1196 ईस्वी में ऐबक ने 1196 ईस्वी में ऐबक ने संपत्ति को प्राप्त कर लिया और इसी संपत्ति से भारत में निर्मित होने वाली प्रथम इस्लामिक इमारत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया। दिल्ली का निर्माण कराया। इस प्रकार भारत में जो पहली मस्जिद निर्मित कराई गई वो 1196 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित कराई गई और उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसकी संपत्ति से कराई गई? तो जयचंद्र के द्वारा वह संपत्ति जो असनी के किले में सुरक्षित करके रखी गई थी, उस संपत्ति से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण आता है 1196 ईस्वी में ऐबक ने 1196 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात
और पंजाब के शासक, गुजरात और पंजाब के शासक भीम द्वितीय पर 1196 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात और पंजाब के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। 1196 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात और पंजाब के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ और भागते हुए अजमेर में बीसल देव के द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय में एक संस्कृत विद्यालय में छिपकर 2.5 दिन तक 2.5 दिन तक अपनी जान बचाई। एक संस्कृत विद्यालय में छिपकर 2.5 दिन तक अपनी जान बचाई। पीछे से तुर्क सेना आ जाने के कारण इसने थकी हुई राजपूत सेना को छिपकर 2.5 दिन तक अपनी जान बचाई। पीछे से तुर्क सेना आ जाने के कारण इसने थकी हुई राजपूत सेना को बुरी तरह से शिकस्त दी। इसने बुरी तरह से शिकस्त दी अर्थात पराजित किया और गुजरात विजय की लूट से प्राप्त संपत्ति से 1196 ईस्वी में इल्तुतमिश नामक एक गुलाम को खरीदा। इल्तुतमिश नामक एक गुलाम को खरीदा। क्योंकि ऐबक स्वयं गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, गुजरात
मैं उसमें कर दूं फिर करिए। क्या हो गया? समय हो गया। ये जो गुजरात विजय है, गुजरात विजय से जो संपत्ति प्राप्त हुई, तो चूंकि संपत्ति का दूसरा नाम लक्ष्मी होता है, इस कारण इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मोहम्मद गोरी ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाला चांदी का सिक्का चलाया। दूसरी बात मैं बताऊं कि गुजरात विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बीसल देव के द्वारा निर्मित उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। तो यहां से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ें, कम से कम पूर्ण पढ़ें, परफेक्ट पढ़ें और निश्चित तौर पर अपने ज्ञान के साथ कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। जब तक आपको समझ ना आए तब तक उसको एक्सेप्ट मत करें। आज बस यहीं तक। इसके आगे के वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।